ज़िंदगी में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो बहुत डरावने होते हैं और हमें उसके बारे में तो पता नहीं होता। अनजाने में ही हम उस रास्ते पे चल पड़ते हैं और उस रास्ते पे जाने के बाद हम कुछ ऐसी चीज़ों से टकरा जाते हैं जिसके बाद हमें ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जिससे हम बहुत डर जाते हैं और हमें तब पता चलता है कि हम कितनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकले हैं। तो ऐसे ही मेरा एक दोस्त था सुरेश। उसने ये कहानी मुझे मिलने के बाद बताई थी। वो मेरे साथ दिल्ली में ही जॉब किया करता था, लेकिन बहुत टाइम के बाद जब हमारी बातचीत हुई तो उसने एक कहानी मुझे बताई थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो वो अपने गांव में बहुत दूर एक गांव है अजयगढ़, उस गांव में अपने परिवार के पास जा रहा था। मतलब वो गांव उसी का था, वो अपने परिवार के पास जा रहा था। ज़्यादा बड़ी कोई जगह नहीं है, छोटी जगह है। वहाँ का स्टेशन भी बहुत छोटा है, छोटा सा स्टेशन है, बहुत कम ही साधन मिलते हैं। लोग वहाँ दिन में ज़रूर सफ़र करते हैं लेकिन रात में कोई सफ़र नहीं करता। लोग ऐसा मानते हैं कि वो रास्ता ठीक नहीं है, उस रास्ते पे जाना सुरक्षित नहीं है। तो लोग दिन के टाइम ही सफ़र करते हैं, रात में लोग नहीं जाते हैं। रात के टाइम में बहुत कम ही लोग सफ़र करते हैं, कभी कभी लोग सफ़र कर पाते हैं, मजबूरी में तो नहीं कर पाते। और जो लोग सफ़र करते हैं रात के टाइम पे, उनके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको वो बताने से बहुत डरते हैं या फिर उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो ही वो डर जाते हैं। तो जब सुरेश अपने गांव जा रहा था तो गांव जाने के बाद उसे उसी रास्ते से अपने घर जाना था। मतलब स्टेशन से उतरने के बाद उसे वही रास्ता पकड़ना था। तो उसे गांव पहुंचते पहुंचते बहुत शाम हो गई थी, शाम के 7:30 बजे का वक्त था। उसे कोई साधन नहीं मिल रहा था। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद उसे एक ऑटो वाला दिखाई दिया। तब सुरेश उसके पास जाकर बोला कि भाई, मुझे अजयगढ़ जाना है और मुझे अभी जाना है, मुझे बहुत जल्दी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुझे जाना। तो वो ऑटो वाला कहता है कि भाई, उस रास्ते पे जाना अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। इस रास्ते पे कोई भी रात में सफ़र नहीं करता। आप कुछ करके रात भर स्टेशन पे ही रुक जाओ और सुबह होते ही मैं आपको छोड़ आऊँगा। तो वो बोलता है, भाई मुझे अभी अर्जेंट बहुत ज़रूरी है जाना, मुझे अभी ही जाना, मैं आपको दुगने तिगुने पैसे देने को तैयार हूँ, मुझे अभी ही ले चलो। लेकिन वो ऑटो वाला बार बार मना कर रहा था। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद, बहुत ज़्यादा लालच बढ़ाने के बाद वो ऑटो वाला जाने को तैयार हो जाता है। बोलता है, रात की तो बात है, रात भर गांव में रुक जाऊंगा और सुबह कोई सवारी लेकर वापस स्टेशन लौट आऊँगा। तो ये सब सोचने के बाद वो ऑटो वाला तैयार हो जाता है। फिर सुरेश जैसे करके अपने सामान को उस ऑटो में रख देता है और सामान रखने के बाद ऑटो वाला चल पड़ता है। रात हो रही थी, अंधेरा घिर आया था। ऑटो वाला धीरे धीरे अपनी ऑटो चलाया जा रहा था। जैसे ही वो उस रास्ते पे चढ़ा, ऑटो वाले ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। तो सुरेश ने पूछा, भाई रफ्तार इतनी तेज़ क्यों कर दी? ऑटो वाले ने बोला, आपको नहीं पता साहब, ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है। यहाँ आए दिन ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग कभी कभी मर भी जाते हैं और कभी कभी जो लोग बचते हैं वो अपनी कहानियाँ इस तरीके से बताते हैं कि कोई भी इंसान सुने तो बहुत डर जाए या फिर सोच में पड़ जाए कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन सुरेश इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता, उसे जल्दी जल्दी ही अपने गांव पहुंचना होता है। सुरेश उस ऑटो वाले से कहता है कि भाई, तुम इन सब बातों पे ध्यान मत दो, ज़रा जल्दी करो, मुझे गांव पहुंचना है। तो ऑटो वाला कहता है कि हाँ साहब, बहुत जल्दी ही कर रहा हूँ, मैं बहुत तेज़ इसीलिए ऑटो चल रहा हूँ कि हम जल्दी से जल्दी इस रास्ते पर से निकल चले। फिर रास्ता थोड़ा लंबा था, मतलब कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का सफ़र था और ऑटो इतनी तेज़ रफ्तार से चल भी नहीं रही थी कि इंसान जल्दी पहुँच पाए। फिर भी ऑटो वाला अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। जैसे ही अभी रास्ते पे आधा किलोमीटर ही पार किया होगा, वैसे ऐसा लगा कि रास्ते के बीचों बीच कोई खड़ा है। ऑटो वाले ने अपनी ऑटो रोक दी और उसने सुरेश से कहा, सुरेश साहब देखिए कोई खड़ा है। और उसने सुरेश से कहा कि देखिए साहब, रास्ते के बीचों बीच कोई खड़ा है। लेकिन सुरेश को कोई दिखाई नहीं दे रहा था, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसके बाद फिर ऑटो वाले ने कहा कि साहब मैं आगे नहीं जा सकता, आगे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। सुरेश उसे कहता, भाई क्यों कर रहे हो, जल्दी करो ना, मुझे जल्दी पहुंचना है। अब निकल पड़ा, इतने आगे हैं तो आगे भी चले ही जाएंगे हम। लेकिन ऑटो वाला बार बार कह रहा था कि साहब देखो, कोई ना कोई ज़रूर खड़ा है। सुरेश फिर बाहर जाके देखता है तो वहाँ कोई नहीं खड़ा होता। इस बार जब ऑटो वाला पलट के देखता है तो वहाँ सच में कोई नहीं होता। कहता, कहाँ है भाई, कोई नहीं दिख रहा है। ऑटो वाला कहता है, साहब अभी कोई खड़ा था वहाँ पे, अभी कोई औरत खड़ी थी वहाँ उस रास्ते पे। लेकिन सुरेश इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता, ऑटो वाले को चलने के लिए कहता। फिर ऑटो वाले अपनी ऑटो चलाने लगता है। थोड़ी देर बाद जब सुरेश की ऑटो आगे बढ़ रही थी तो ऑटो वाले को बाहर एक पेड़ की तरफ एक औरत खड़ी दिखाई देती है, जो सफ़ेद साड़ी में होती है। उसके बाल पूरे सफ़ेद होते हैं, आंखें पूरी सफ़ेद होती हैं। वो ज़मीन से थोड़ी सी ऊपर हवा में लेविटेट कर रही होती है। ये सब देखने के बाद ऑटो वाला कहता है, साहब
देखिएगा कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, यहाँ बार बार मुझे वो औरत दिखाई दे रही है। लेकिन सुरेश इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता। सुरेश बिना ध्यान दिए कहता है कि भाई तुम बस ऑटो चलाओ, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, तुम आगे चलते रहो। फिर थोड़ी देर बाद उस ऑटो वाले को अपने ऑटो में लगे रियर व्यू मिरर में जब उसे पीछे दिखता है कि सुरेश के साथ उसकी सीट पे वही औरत बैठी है जो उसे सड़क पे और उस पेड़ के साइड में दिखाई देती है। ऑटो वाला बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो बार बार कहता है कि साहब किसी पे कोई बैठा है, लेकिन कहता है कहाँ कोई बैठा है। सुरेश ये सब देख के बहुत पगला जाता है, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। कहता है भाई तुम क्यों परेशान कर रहे हो, कोई तो नहीं बैठा है, पूरी सीट तो खाली है, क्यों बार बार एक ही बात तुम बोल रहे हो। लेकिन वो ऑटो वाला कहता है साहब ज़रूर पीछे कोई बैठा है। थोड़ी देर बाद फिर कहता है कि साहब आपकी सीट पे अभी भी कोई बैठा है। इस बार कहता है कि यार भाई पूरी सीट खाली है, कोई तो बैठा नहीं है। जब ऑटो वाला पलट के देखता है तो सचमुच उस सीट पे एक औरत बैठी होती है, वही सेम औरत जो उससे सड़क पे और पेड़ के किनारे दिखाई देती है। वो कहता है साहब मेरे पास की नहीं है गाड़ी चलाना, मैं चला ही नहीं पाऊंगा, बार बार वो औरत मुझे दिख रही है। इस बार सुरेश कहता है झल्ला कि तुमसे नहीं चलती तो ऑटो मैं चलाता हूँ, तुम पीछे आके बैठो। वो समझ सब सुनने के बाद फिर ऑटो वाला कहता है नहीं साहब मैं गाड़ी चला रहा हूँ। फिर वो गाड़ी चलाने लगता है। फिर जब लगभग गांव के पास पहुंचने वाले होते हैं, उससे कम से कम आधा किलोमीटर पीछे उस ऑटो वाले को ऐसा लगता है कि वो औरत ऑटो के साथ भाग रही है। वो साफ साफ उस ऑटो वाले को दिखाई दे रही होती है। लेकिन सुरेश जिसको वो चीज़ें नहीं दिख रही थी वो झल्ला रहा था, वो चिड़चिड़ा हो रहा था इस चीज़ को लेके। लेकिन जैसे ही वो ऑटो गांव की सीमा में एंटर करने लगती है, इस बार सुरेश को भी वो औरत दिखाई देती है जो पूरे तरीके से एकदम हवा में खड़ी होती है। हवा में जैसे कोई चीज़ हवा में झूल रही होती है वैसे वो हवा में खड़ी होती है, उसके पैर ज़मीन से ऊपर उठे होते हैं। ये सब देखने के बाद सुरेश बहुत ज़्यादा डर जाता है और ऑटो वाले से कहता है भाई अब वो मुझे भी दिखाई दे रही है। ऑटो वाले कहता है कहा था ना साहब वो औरत यहाँ है, यहाँ कुछ ना कुछ तो है जो हमें परेशान कर रहा है। कुछ देर बाद सुरेश को ऐसा लगता है कि कोई उसके ऑटो की जो ऑटो का पीछे वाला होता है, पीछे का जो पर्दा होता है जो ऑटो में लगा होता है, ऐसा ऑटो के पीछे कोई इसे बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ हाथ मार रहा है। लेकिन सुरेश सोचता है कि ये चलती ऑटो में हाथ कैसे कोई मार सकता है। तब उसको जाके समझ में आता है कि यहाँ सचमुच कोई है। फिर जैसे ही ऑटो उस गाँव में एंटर करने वाली होती है वैसे ही ऑटो से कुछ टकराता है और ऑटो पूरी तरह से पलट जाती है। जब पूरी तरह से ऑटो पलटती है तब उस ऑटो से वो ऑटो वाला और सुरेश दोनों गिर जाते हैं। जब दोनों गिरते हैं तो सुरेश के सर पे एक पत्थर से चोट लगती है और सुरेश वहीं बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसे कुछ नहीं पता होता। जब उसकी नींद सुबह खुलती है तो वो देखता है कि वो एक अस्पताल में है, जो गांव में छोटा मोटा अस्पताल होता है, वो उसमें बेड पर लेटा हुआ है। ये सब देखने के बाद उसके आसपास जब कोई डॉक्टर आता तो पूछता कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा। तो उससे डॉक्टर कहता है कि आपको यहाँ कुछ गाँव वाले लेकर आए थे। तो गाँव वालों को जब बुलाया जाता है तो गाँव वालों से जब सुरेश पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आया, तो गाँव वाले कहते हैं कि आप हमें सड़क के किनारे एक जगह पे बेहोश पड़े मिले और हमने तब आपको देखा और उठा के हम यहाँ ले आए। तो सुरेश उनसे पूछता है कि और वो ऑटो वाला कहाँ गया जो मेरे साथ ऑटो में आ रहा था। तो गाँव वाले कहते हैं कि वो ऑटो वाला तो रहा नहीं। ये सुनकर सुरेश बहुत चक्कर रह गया। रहा नहीं मतलब वो ऑटो ड्राइवर हमें उस रास्ते पे और पीछे की तरफ, मतलब रास्ते से गांव से 4 किलोमीटर जो रास्ता था उस रास्ते के बीच में हमें एक पेड़ के पास पड़ा मिला। तो जब हमने जाके देखा तो ऑटो वाला मर चुका था। तो सुरेश ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तो कहता है हमें पता नहीं, हम बस जैसे ही उस जगह पे पहुँचे तो हमने देखा कि आप बेहोश पड़े थे और ऑटो वाला, एक ऑटो वहाँ पे पड़ी हुई थी और ऑटो वाला हमें गांव के अंदर मिला था। तो गांव वाले कहते हैं कि हम जब वहाँ पहुँचे तो एक टूटी हुई, पूरी तरह से टूटी हुई एक्सीडेंटल ऑटो और आप हमें बेहोश पड़े मिले। हमें वहाँ कोई ऑटो वाला नहीं मिला। लेकिन जब हमने ऑटो को देखा तो हमें लगा कि ऑटो वाला भी यहीं कहीं आसपास होगा। जैसे ही हम थोड़े अंदर जंगल की तरफ बढ़े तो हमने देखा कि वो ऑटो वाला पेड़ के पास नीचे उल्टे मुंह करके लेटा हुआ था। उसके सर पे भयंकर चोट थी, उसका एक हाथ कटा हुआ था और वो मर चुका था। तो ये सब सुनकर सुरेश डर गया। कहता ये सब कैसे हुआ। तब गाँव वालों ने उनसे कहा कि आपको इस बारे में नहीं पता
कहता नहीं, मैं तो बहुत वक्त के बाद इस गांव में आया हूँ, मतलब गांव तो मेरा ये है ही, लेकिन मैं बहुत वक्त के बाद आ रहा हूँ। तो सुरेश को गांव वालों ने बताया कि आज से कम 2 से 3 साल पहले इस रास्ते पे एक बार एक ऑटो ऐसे ही पैसेंजर को लेके जा रही थी, लेकिन उस ऑटो में एक औरत ही बस बैठी हुई थी जो गांव से शहर की तरफ जा रही थी, मतलब स्टेशन की तरफ जा रही थी, जिससे वो उस ऑटो में बस एक औरत थी जो स्टेशन की तरफ जा रही थी। तो बीच में क्या हुआ कि जैसे ही वो ऑटो एक रास्ते से निकल रही थी, तो रास्ते के बीच में ही एक ऐसा, जब वो ऑटो उस रास्ते पर चल रही थी तो कहीं से एक बड़ी सी पिकअप वैन आ रही थी सामने से, और ऑटो वाला ऑटो संभाल नहीं पाया और वो पिकअप वैन ऑटो में जाकर टकरा गई। तो समय रहते जो ड्राइवर था, ड्राइवर को भी चोट लगी, उस औरत को भी चोट लगी, लेकिन ड्राइवर ठोकर लगने के बाद गाड़ी से बाहर गिर गया था। जब वो ऑटो पिकअप वैन से टकराई तो टकराने के बाद ड्राइवर इस तरीके से बैठा था कि वो पिकअप से बाहर गिर गया, लेकिन वो ऑटो उस औरत के ऊपर ही दब गई। जैसे ही पिकअप वैन ऑटो से टकराई, ड्राइवर तो गाड़ी से बाहर गिर गया, लेकिन वो औरत वो उस ऑटो के नीचे दबकर मर गई। वो पूरी तरह से, उसके सर और सब पूरे फट गए थे, पूरा शरीर उसका खराब हो गया था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत बड़े पत्थर से उसको कुचल दिया हो इस तरीके से, क्योंकि जब पिकअप टकराई थी तो उसके बाद जो ऑटो गिरी थी तो घिसटते हुए गिरी थी, जिसके नीचे उस औरत के आ जाने से उस औरत की मौत हो गई। तब से उसके बाद दिन में ही कोई रास्ते पे जाता है, रात में कोई उस रास्ते पे सफ़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझता, मतलब रात में कोई जाना नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा डरते हैं इस चीज़ से लोग। तो इसी वजह से उस रास्ते पे ये आत्मा भटकती रहती है। वो पिकअप वैन उस ऑटो से टकराई तो ड्राइवर तो पिकअप से टकराने के बाद ऑटो से बाहर गिर गया, लेकिन वो औरत उस ऑटो के नीचे दबकर मर गई, और ऑटो जब गिरी थी तो घिसटते हुए गिरी थी, जिसके नीचे आ जाने से औरत का शरीर पूरी तरह से ख़राब हो गया था, सर्वर पूरी तरह से फट गए थे, वो मर चुकी थी। उसके बाद से उस रास्ते पर उस औरत की आत्मा भटकती है और आने जाने वाले लोगों को मार देती है, तो परेशान करती है। तो इसीलिए लोग दिन में उस रास्ते पर जाना ज़रूरी समझते हैं, रात में जाना ज़रूरी नहीं समझते, या फिर रात में कोई जाता ही नहीं है। और जो भी गया है अमूमन ही कोई ठीक रह पाया है, वो 2 दिन 4 दिन में किसी न किसी तरीके से मर ही जाता है। तो इसीलिए लोग उस रास्ते पर रात को जाना पसंद नहीं करते। ये सब सुनने के बाद सुरेश की हालत ख़राब हो गई। वो समझ गया कि दुनिया में ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिससे इंसान बहुत बच के रहे तो ही बढ़िया है, और ये चीज़ें रात में ज़्यादा मिलती हैं, जिस वजह से सुरेश अब रात में सफ़र ही नहीं करता और रात में किसी सुनसान रास्ते पे कभी जाता ही नहीं है। वो जब भी जाता है दिन में ही जाता है। तो दोस्तों, ये थी सुरेश की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।